गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 हरिहर काका। अभी उसमें हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 16 में। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जब पुलिस वालों ने हरिहर काका के ही घर में हरिहर काका की तलाशी शुरू की तो हरिहर काका को वहाँ महंत के ठाकुर बारी में जैसे पाया गया था, उससे भी बुरी हालत में उनके खुद के घर में उनको पाया गया। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनसे अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। जब पुलिस वाले हरिहर काका को पा जाते हैं तो हरिहर काका वहाँ कहते हैं कि जैसे महंत लोगों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की थी, वैसे उनके भाइयों ने भी उनके साथ मारपीट की। उनके अंगूठे का पेपर पे निशान लिया है, उन्हें मारा पीटा है और उन्हें जान से मार देने को कह रहे थे। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। यहाँ चंपत का अर्थ होगा भाग जाना। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जब हरिहर काका को पुलिस वालों ने पकड़ा तो पुलिस वालों ने बताया कि हरिहर काका को हाथ पैर में मार के निशान थे। वहाँ से उनके भाई भाग गए थे। हरिहर काका थोड़ा घबराए हुए थे और उनके रिश्तेदारों में से 2 लोग पकड़े गए और बाकी लोग भाग गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उसके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों की चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी। हरिहर काका को अकेला असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें घर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर भी उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और उसे पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हरिहर काका ने निर्णय किया कि अभी मुझे मेरे भाइयों के साथ भी नहीं रहना है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी और कहा कि वह अकेले रहेंगे। इसके बारे में हरिहर काका के भाई लोग सोचने लगे कि उनको महंत लोग न ले जाएं, और वहीं दूसरी ओर महंत लोग भी सोच रहे थे कि हरिहर काका के भाई दूसरी बार आके उनको फिर से नहीं ले जाएं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रहकर जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती करने न पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। अभी हरिहर काका की देख रेख में उनके भाई जुटे थे, महंत लोग जुटे थे और पुलिस वाले जुटे थे। महंत लोग भी बहुत अच्छे से हरिहर काका के साथ पेश आ रहे थे और उनके भाई भी उनको बहुत अच्छे से समझा बुझा रहे थे कि कैसे भी करके अपनी जमीन जायदाद हम लोगों के नाम लिख दी। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर काका उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए
एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आए। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जब उनके भाई जमीन लेने में असफल रहे तो उन्हीं के गांव में एक नेता के जैसे मौज करने वाला एक आदमी था। वह जब सुनता है कि हरिहर काका के साथ ऐसा हुआ तो वह तुरंत हरिहर काका के पास आता है और वह अपनी ज़मीन हरिहर काका को बोलता है कि तुम अपनी ज़मीन गांव में दे दो। वह वहाँ एक वो हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, यानी वह हाई स्कूल के मतलब 10वीं और 12वीं की क्लास खोली जाएगी। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अभी ऐसा किसी की बात का कोई असर होने वाला नहीं था। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हरिहर काका। आंगन, खेत खलिहान, अलावा बाग बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा थी। उनकी घटनाओं की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो दोनों ओर से लोगों के अंगूठे के निशान ले लिए हैं। लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि उनके लिए हरिहर काका के गांव में दोनों तरफ से चर्चा उनकी लेखक के कहने का तात्पर्य है कि अभी हरिहर काका के गांव में बस हरिहर काका के नाम के ही चर्चे हो रहे थे। वहाँ दूसरी बात का कोई अर्थ नहीं था। हरिहर काका बताते हैं कि दोनों लोगों ने उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। एक तो महंत के आदमी, एक महंत लोग, दूसरे उनके भाई लोग। वहाँ हरिहर काका बताते हैं कि उसका उत्तराधिकारी जब तक वह जिंदा है कोई नहीं होगा। उनके अंगूठे के निशान लेने का कोई अर्थ नहीं है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि दोनों लोग जो महंत के तरफ के रहते हैं उनका ऐसा मानना है कि हरिहर काका अपनी ज़मीन महंत को दे दे, और जो महंत हरिहर काका के भाई के पक्ष के हैं उन लोगों को ऐसे है कि नहीं, हरिहर काका की ज़मीन उनके भाइयों की तरफ जानी चाहिए। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकाकर उसे आगे बढ़ा देता है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हरिहर काका के भाई और महंत जो भी बातें करते हैं गांव में अचानक बढ़ा चढ़ा करके फैल जाती है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ कहना चाहते हैं कि दोनों लोग, महंत लोग और हरिहर काका के भाई, दोनों लोग मन ही मन यह सोचते हैं कि जब हमने अंगूठे के निशान ले ही लिए थे तो हमें हरिहर काका को मार डालना चाहिए था। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि महंत लोग और हरिहर काका के भाई दोनों लोग अब यहाँ तक सोचने लगे कि हरिहर काका के मरने के बाद जो अग्नि देगा वही हरिहर काका की ज़मीन पाएगा। तो यहाँ वह लोग सोचते हैं, महंत सोचते हैं कि वह अग्नि देंगे, और हरिहर काका के भाई कहते हैं कि वह उनको मरने के बाद उनकी लाश को जलाएंगे। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका के 15 बीघे ज़मीन में से 5 बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी यह इस तरह के 2-3 मामले बूटन
ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अभी विद्यार्थी मित्रों देखो यहाँ अभी ऐसे आया बदलाव कि अब वो हरिहर काका के भाई सोचते हैं कि बूटन नाम का एक डाकू होता है। हरिहर काका के भाई उस डाकू के जरिए 15 बीघे जमीन में से 5 बीघा जमीन बूटन डाकू को देंगे ताकि वह हरिहर काका की जमीन को हथिया सके। वह डाकू ऐसे केस को पहले भी वो कर चुका है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। वहीं दूसरी ओर महंत जी ने सोचा कि जब हरिहर काका मरेंगे, जब हरिहर काका की मृत्यु होगी तो वह अलग अलग देशों से साधुओं को बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर भी एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने में पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय में भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता है। हरिहर काका के गांव के लोग मन ही मन में डर रहे हैं कि एक ओर हरिहर काका के भाई कहते हैं कि वह डाकू को बुलाएंगे, दूसरी ओर महंत लोग कहते हैं कि अलग अलग जगहों से साधुओं को बुलाएंगे। तो हरिहर काका के गांव वाले सोचते हैं कि भले ही लड़ाई भले ही हरिहर काका की जमीन जायदाद की है, लेकिन इसकी चपेट में हमारा गांव आ सकता है। मन ही मन में हरिहर काका के गांव वालों के मन में यह भय बना है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों के बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। अब हरिहर काका की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हरिहर काका किसी के पास नहीं रहते। एक उन्होंने नौकर रख लिया है, वही हरिहर काका को बनाता है खिलाता है। हरिहर काका के लिए गांव वाले कुछ भी कहते हैं। हरिहर काका एकदम चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, वह किसी की बात नहीं सुनते। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि पुलिस वाले भी अब हरिहर काका के पैसे पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन है यानी हरिहर काका, यहाँ हरिहर काका को बताया गया है जिसका धन है वह उपवास कर रहा है और खाने वाले उसका सुख भोग रहे हैं। विलास का अर्थ होता है सुख भोगना। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका अब यहाँ लेखक कहते हैं कि अब तक जो उन्होंने नहीं खाया था यानी पुलिस वालों ने अब तक जो नहीं खाया था अब वह उसको भी खूब अच्छे से उसका भोग लगा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमारा अभी यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।